देखिए, किसी माध्यम की वह विशेषता, किसी माध्यम की वह विशेषता, लिखते चलिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। किसी माध्यम की वह विशेषता, वह विशेषता जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वह, पता चलता है कि वह अपने अंदर, वह अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को, अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को कितनी आसानी से, कितनी आसानी से बनने या फैलने देता है, बनने या फैलने देता है। उस माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए विद्युतशीलता क्या है। तो माध्यम की एक विशेषता है। क्या है यह? माध्यम की विशेषता है, यानी जो माध्यम दोनों आवेशों के बीच रहेगा उसी के अनुसार हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि बल्ब कितना मजबूत होगा, कितना कमजोर होगा, यानी कि यह सब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पे। इसी का एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं, और आसान भाषा में बोले तो लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की वह क्षमता, यानी वह कैपेसिटी, किसी पदार्थ की वह क्षमता, किसी पदार्थ की वह क्षमता जिसके कारण वह विद्युत बल, जिसके कारण वह विद्युत बल या विद्युत प्रभाव को, विद्युत बल या विद्युत प्रभाव को, लिखते चलिएगा इसे, अपने भीतर विद्युत प्रभाव को अपने भीतर कम या अधिक होने देता है, कम या अधिक होने देता है। वही क्षमता माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। देखिए, आप इसकी परिभाषा को एकदम एग्जैक्ट जैसे है वैसे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हमने शुरू में ही बताया है कि विद्युतशीलता क्या है। तो विद्युतशीलता किसी माध्यम की एक कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी ये बताता है कि कौन सा माध्यम अपने अंदर से हो करके कितने स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र को पार करने देगा, यानी कि अपने अंदर से हो करके दोनों आवेशों के विद्युत प्रभाव को कितना आसानी से जाने देगा कि जाने नहीं देगा। ठीक, जो माध्यम ज्यादा विरोध करेगा इसका मतलब उसकी विद्युतशीलता अधिक है, जो माध्यम कम विरोध करेगा इसका मतलब उसकी विद्युतशीलता कम है। ठीक,
एक लाइन में बोले हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कम रहेगी, बाकी जो भी बीच के माध्यम आएंगे उनकी विद्युतशीलता अधिक रहेगी और वे उतनी आसानी से अपने अंदर से होकर के विद्युत चीजों को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा। अब इसके बारे में आप लोग और अच्छा से जानते हैं। इसे देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और हमेशा बार बार कभी ऐसे वैसे करके पूछते रहता है, इसलिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं लिख देता हूं। MVVI आज के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो दोनों के 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वे सभी के सभी आज के डेट में हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये कभी न कभी अक्सर ही साल 2 साल बीच करके पूछते रहता है। आपको 2 मार्क्स का मिल जाएगा देखने के लिए क्वेश्चन। इसे कैसे सूचित करते हैं, तो इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि एप्सिलॉन से सूचित करते हैं तो जैसा माध्यम उसके अनुसार इसको हम सूचित करेंगे। लिखेंगे एग्जाम्पल में, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, हवा या निर्वात रहेगा तो उसे हम एप्सिलॉन नॉट से सूचित करेंगे। ठीक है, लेकिन यही इसके जगह पर कोई दूसरा माध्यम रहेगा तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे, और जो माध्यम रहेगा उसका जो क्षमता है, यानी उसके जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो चीज हम लिखेंगे। फिलहाल आप ये अच्छे से जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12। अब यहाँ पर कुछ मात्रक भी लाएंगे हम लोग। यहाँ आते हैं विद्युतशीलता का मात्रक, सब आप लोग जानते हैं, बस आप लोगों को लिखना है विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो विद्युतशीलता का मात्रक निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं F = ये नोट है, इस नोट में हम सीखेंगे कि कैसे इसका मात्रक निकालेंगे। F = फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², हमें यहाँ से एप्सिलॉन को इधर कर लेना है और बाकी चीज़ों को उधर कर देंगे। एप्सिलॉन को हम इधर बटा में है तो इधर लाएंगे तो F के साथ गुना हो जाएगा, और साथ ही साथ F को यहाँ से हम उधर ले जाएंगे तो ये बटा में चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि एप्सिलॉन = क्या बन जाएगा मेरा, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा R², और उसके साथ F जा करके गुना हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक है। कौन कौन देख रहा है जी, शत्रुघ्न पासवान, राधे राधे सर जी। देखिए थोड़ा सा कमेंट पर हम ध्यान कम दे रहे हैं, आप लोग जुड़ते रहिए, जुड़ करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो यहां से हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू कितना बनकर निकलेगा, देखिए यहाँ क्या है Q1 Q2 यानी कि कूलम स्क्वायर, और बटा में कौन है R जो कि दूरी होता है मीटर स्क्वायर, और F जो कि बल है इसका न्यूटन। कहने का मतलब है कि इसका मात्रक क्या बन के निकलेगा, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ठीक, तो हम लोग इसका विद्युतशीलता का मात्रक क्या लिखेंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लेंगे, यहाँ तक। तो इसका भी मात्रक लगा देते हैं, कूलम
स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है, इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा ए है सौमिक गुड़िया हो अच्छा गुड़िया कुमारी तुम, हाँ ठीक है, पढ़ो, कोई भी हो भाई, पढ़ो, पढ़ने से मतलब है। अगर हो जाएगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम इसे डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, और अगला टॉपिक है वो भी आपके लिए परीक्षा में 2 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम से पूछते ही पूछते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, मैं आपको बोला हूं, और उसको नोट करते जाइएगा। देखिए, परीक्षा में अगर विद्युतशीलता की क्वेश्चन आ जाए कि विद्युतशीलता क्या है, तो आपको विद्युतशीलता का परिभाषा और साथ ही उसका एसआई मात्रक दोनों को लिखना होगा। हमेशा याद रखिएगा, विद्युतशीलता की परिभाषा के साथ साथ उसका एसआई मात्रक भी आपको लिखना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगला टॉपिक हम लोगों का है आपेक्षिक विद्युतशीलता। बोर्ड पे पानी आ जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो कभी पूछता है कि परावैद्युतांक क्या है, कभी पूछता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, दोनों में से कोई नाम से पूछ देता है, तो आपको दोनों बातें जान लेनी है। ये बात एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक, चलिए देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दोनों में से कोई नाम से आपको पूछा जा सकता है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक कौन कौन है जी? 4 लोग 5 लोग देख रहे हैं, अच्छा है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, देखिए नाम हम 2 बार नहीं लिखेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दोनों में से कोई एक नाम से ही पूछता है, आपको याद रखना है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा उस माध्यम की, जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे गए हैं, जैसे हो गया पानी, अल्कोहल, लोहा, लकड़ी, एल्युमिनियम, तांबा, फलना देखना जो भी हो जाएगा, उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के
अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है, या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक बोले चाहे सापेक्षिक बोले चाहे परावैद्युतांक बोले, बात एक ही होता है। परावैद्युतांक कहते हैं। कैसे लिखेंगे? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर क्या होता है? तो माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। ये कहते हैं हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से इसे एप्सिलॉन आर, देखिए यहाँ नॉट लगाते थे तो जीरो लिखते थे ना, इस बार हम लिखेंगे आर। आर का इंग्लिश होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता को, इसीलिए क्या लिखते हैं हम इसे ई आर। तो ई आर इज इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी विद्युतशीलता नीचे भी विद्युतशीलता, तो ऊपर का मात्रक और नीचे का मात्रक दोनों तो कट जाएगा, तो इस तरह से आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए देखिए, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं? इसे बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए इसको हमने इसके साथ ला दिया है गुना में, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी बोल सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं, है ना? दोनों में से कोई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सचिन कुमार, हाँ जी बोलिए, हेलो सर कह रहे हैं, क्या बात है? चलिए इसके बाद देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कूलम के नियम में कूलम के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर पढ़े थे। जब कोई माध्यम रहता है तो हम लोग यहाँ एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, अब इसी एप्सिलॉन के जगह पर देखिए यहाँ से
क्या हम ए वाला लिख सकते हैं? इसी एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो अब हमारा एक और फॉर्मूला बनकर करके तैयार होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यह एक नया फॉर्मूला बना हुआ है, कोई अलग से थोड़े ना है, ये उसी का एक मॉडिफाइड रूप है, उसी को थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, तो 9 गुने 10 के पावर 9, और बटा में यहाँ कौन है 1/एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतने तरह तरह के आपके सामने फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला कई रूप में आप लोगों को मिलता है, और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इन्हीं तरीके से मॉडिफाई करके ऑप्शन दे देता है, तो बच्चे फंस जाते हैं कि ऐसा क्या है, ये कौन आ गया है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको अब पढ़ेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपको 2 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन ये सब आते हैं जी, ये सब क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। आपको जब गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा ना, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जब बनाई जाएगा ना, उसमें ये सब रहेंगे आपको, और 2 मार्क्स के आते हैं। बस इसकी परिभाषा लिख देना है, और इसका ये अनुपात लिख देना है, और ये दोनों बातें लिख देनी है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, बस इतनी चीजें लिख देंगे 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स भी कटने वाला नहीं है, एक ठोप इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। बस यहाँ से उठाइए यहाँ तक ला दीजिए, 1 नंबर कटने वाला, 2 मार्क्स के 2 मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं, है ना। कौन कौन कमेंट कर रहा है, समझ में आ गया कितने लोगों को, बताइए। आज का टॉपिक यही रहेगा, और एक प्रश्न हम लोग इसमें आज देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर, इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक, मिटाते हैं हम इसे। इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें इसका हम यूज करके देखेंगे। देखिए प्रश्न है, दो आवेश क्रमशः 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से थर्टी सेंटीमीटर पर देखिए निर्वात या हवा में नहीं, इस बार माध्यम में रखा है,
एक माध्यम में रखा गया है। आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। अब ध्यान देना यह है कि हम माध्यम में रखा गया है तो माध्यम की विद्युतशीलता तो देनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा प्रश्न रहेगा तो यह माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, अब देखिए ध्यान से, माध्यम की विद्युतशीलता दे देगा और चाहे तो दे देगा आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या दे सकता है? माध्यम की विद्युतशीलता दे सकता है, चाहे आपेक्षिक विद्युतशीलता। या इसी को लिख करके दे देगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक 3 नाम से यूज करेगा। तो जब विद्युतशीलता देगा तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है विद्युतशीलता, तो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन लगाना होगा। लेकिन जब आपको इसमें दे देगा आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दे दिया है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर सिर्फ विद्युतशीलता दिया जाएगा ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि विद्युतशीलता इस फॉर्मूले में है, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दे रखा होगा ना, तब हमें वैसे फॉर्मूला का यूज करना होगा जिसमें एप्सिलॉन R रहता है। तो एप्सिलॉन R तो हमारा इस फॉर्मूले में है। देखिए एक ही फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई कर करके दिया जाता है, ठीक। चलिए देखिए, इसमें हम लोगों को इसका वैल्यू रख देना होगा। अच्छा, इसमें वैल्यू रखना होगा तो सिर्फ इस जगह पे रखना होगा ना, बाकी तो इसका वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करके देखिए, ठीक। उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्या हम इसे छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को आप लोगों के ऊपर, या फिर बना दें? फिलहाल इस प्रश्न में इसका मान हमने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर इसमें से जिस तरीके का वैल्यू दे रखे होगा ना, वैसा हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आपके सामने 3 कंडीशन तैयार होंगे। देखिए प्रश्न में विद्युतशीलता दिया गया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दे रखा है तब ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर सिर्फ कह देगा कि वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तब आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला चलाना है आप लोग तो जानते ही हैं। तो जैसा प्रश्न वैसा फॉर्मूला का यूज। अब 3 तरीके के फॉर्मूला, जैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मांग है वैसा आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इस प्रश्न को आप लोगों को बना करके दिखाना है। बना करके कैसे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो विद्युतशीलता और अपेक्षित परावैद्युतांक किसी का मान तो मैंने दिया नहीं है, ठीक। अगले क्लास में हम इनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। फिलहाल आप लोग समझ लीजिए 3 तरीके के फॉर्मूला, तीनों को कहाँ कहाँ प्रयोग में लाना है। वायु और निर्वात के लिए कौन सा चलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, है ना।
इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये 3 तरीके के फॉर्मूला का यूज आप लोगों को मिलेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जल्दी बताइए कौन कौन समझे, कौन कौन बाकी रह गए जी। हम इसको मिटा रहे हैं इधर से। जल्दी से छोटे छोटे कुछ डेफिनेशन है उसको आप लोग लिख लेंगे। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आज एकदम खाली खाली लग रहा है ना? अच्छा है, पढ़ने पर ध्यान देना है हम लोगों को। चलिए, अब हम लोगों का टॉपिक है बिंदु आवेश किसे कहेंगे। चलिए, अच्छा लड्डू सर आप हैं? हाँ आप हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोगों का एक रह गया था छोटा सा परिभाषा के बिंदु आवेश किसे कहते हैं। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो बिंदु आवेश के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप लोगों को जान लेना है। मैंने बताया है यदि 2 आवेशित पिंडों की विमा यानी उसका लंबाई चौड़ाई जो भी हो, यदि इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, यदि 2 आवेशित पिंडों की विमा, 2 आवेशित पिंड की विमा कहने का मतलब है कि उसका लंबाई चौड़ाई जो भी होगा, आयतन वगैरह जो भी होगा उसकी बात होगी। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी की तुलना में, उनके बीच की दूरी की तुलना में, याद कीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सूर्य और धरती, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी की तुलना में आप लोग बताइए इनके बीच की तुलना में बताइए तो कि हाँ अभी क्या एग्जांपल दे रहे थे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना में पृथ्वी का आकार का कोई इंपॉर्टेंस रखता है, यानी उसके सामने ये फीका पड़ जाता है। इसीलिए अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो तो हम छोटे छोटे पिंड को हम लोग एक बिंदु आवेश मानकर चल सकते हैं। ठीक है, दूरी की तुलना में नगण्य हो तो, नगण्य हो तो उन आवेशों को क्या हम मान के चलेंगे, उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जा सकता है, कहा जाता है। आज का हम लोगों का टॉपिक यहीं तक रहेगा। शत्रुघ्न पासवान कौन है जी, नहीं समझे? थोड़ा हमको नाम क्लियर कीजिए तो जरा हम भी जाने आप कौन हैं, नहीं समझे। शुरू से आप पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते रहिएगा तब समझ में आएगा ना, बीच बीच में आइएगा तो कैसे समझ में आएगा। ये कोई जनरल नॉलेज नहीं ना है कि आज ये प्रश्न याद कर गए, बिहान वो प्रश्न याद कर गए। यहाँ तो है कि आपको एक टॉपिक से अगला टॉपिक बनने लग जाता है, तो आपको तो रेगुलर रहना होगा ना, रेगुलर जुड़ते रहिएगा, समझ में आएगा। बिना रेगुलरिटी के कुछ होता नहीं है बउआ, ठीक ना। इसीलिए आपको रेगुलर क्लास में ज्वाइन करके रखिएगा, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। प्रतिदिन 8 बजे से हम लोग लाइव आते हैं, संडे को छोड़कर, संडे को नहीं आते हैं, बाकी दिन 8 बजे हम लोग क्लास लेते हैं। आप आइए, जुड़िए। अभी आप लोग फिजिक्स की क्लासेस देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको इसी चैनल पे और सब्जेक्ट भी हम जोड़ेंगे। ठीक,
रेगुलर क्लास में ज्वाइन करते रहिए। बीच में आते हैं कुछ लोग तो कैसे समझेंगे, रेगुलर ना आना चाहिए। चलिए आज का इतना ही रहेगा, ठीक है, आज का इतना ही रहेगा। कल हम लोग कल से देखेंगे फिर। कॉपी कलम पर इसे नोट करके रख लीजिएगा। हम तो पहले ही कहते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, इसको नोट करते चलिए, फेर बनाते चलिए, काम देगा। अगले क्लास में हम लोग या तो न्यूमेरिकल देखेंगे, नहीं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलम के नियम का सदिश निरूपण। अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम के नियम का सदिश निरूपण, याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, कूलम के नियम का सदिश रूप, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और काफी अच्छे से उसको समझने की जरूरत पड़ती है। क्लास में भी समझेंगे, यहाँ भी समझ रखेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लिख देते हैं, क्या पढ़ाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक कूलम के नियम का सदिश रूप। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, और काफी कॉन्सेप्चुअल है, इससे आप लोगों को जुड़िएगा और पढ़िएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट।